वेलकम टू BIHS कॉलेज। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम देख रहे हैं वो देखना है हमें BSc थर्ड ईयर पेपर हमारा है सेकेंड, जूलॉजी पेपर सेकेंड, जिसका नाम है एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, जंतु पारिस्थितिकी एवं जैव सांख्यिकी के अंतर्गत आज जो हम हमारा यूनिट सेकेंड है वो देख रहे हैं, जिसके तहत हमने फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के बारे में, स्वच्छ जल पारिस्थितिक में फिजियोकेमिकल फीचर्स एंड बायोटिक कम्युनिटीज, प्रोडक्टिविटी एंड यूटिफिकेशंस के बारे में देखा है। आज जो हम देख रहे हैं मैराइन इन्वायरमेंट, ठीक है, जो हमारा मैराइन इन्वायरमेंट है उसके बारे में आज हमें चर्चा करनी है और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हम हमारा जो एजेंडा है वो देखेंगे, ठीक है, समुद्री परिस्थिति। तो आइए आज का हमारा जो एजेंडा है स्टार्ट करें। मैराइन इन्वायरमेंट, समुद्र पारिस्थितिकी, समुद्र पारिस्थितिकी के अंतर्गत हमें क्या देखना है। हमने अभी तक जो हमारे अर्थ की बात की थी, ठीक है ना, पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी की बात की हमने। संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकतर जो भूभाग है हमारा स्थल और सबसे ज्यादा भाग है हमारे पास समुद्र, सी वाटर है। लैंड है हमारे पास, और लैंड पर जो वाटर कंटेंट है वो हमारा फ्रेश वाटर है। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने यहाँ कुछ सिंबॉलिज्म बनाए हैं जिसको आपको समझने में आसानी रहेगी। सी वाटर, फ्रेश वाटर और लैंड या टेरेस्ट्रियल। तो अब हम क्या देखना है, हमें फ्रेश वाटर की हमने जो हैबिट जो थी या फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो सी वाटर के बारे में देख रहे हैं, मतलब सी के अंदर कौन से फ्लोरा और कौन से फोना यहाँ पर है, कौन से क्षेत्र में ये रहते हैं, ठीक है ना। स्थल का ये वाला हिस्सा जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता जाता है, जस्ट लाइक हम एक इमेजिनेशन करें यहाँ पर कि समुद्र का ये जो तट है ये अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित होता है और अलग अलग क्षेत्र को यह मेंशन करता है। तो कौन सा क्षेत्र कहां पर, कहां तक इसकी गहराई है, डेप्थ क्या है, ठीक है, और वहां पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर लाइट भी तो वहां तक पहुंचनी चाहिए। तो अंधेरा कहाँ तक है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, गहराई कितनी रहेगी, वाटर करंट जो जल धारा है वो क्या है, वायु की धारा उन पर क्या इफेक्ट डालती है। तो ये सब किसमें हमें देखना है। आज जो हमारा स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा एजेंडा है मैराइन इन्वायरमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स,
उसके सामान्य लक्षण क्या क्या हैं, उनके बारे में आज जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या होता है, जोनेशंस क्या है, इसमें अलग अलग जोन में कैसे डिवाइड कर रखा है। जैसे हमने माना कि ये तो हमारा लैंड हो गया, जिसको हमने टेरेस्ट्रियल भूभाग बोल दिया, ठीक है। पर यहां से जो स्टार्ट हुआ कौन सा, सी वाटर वाला, ठीक है, ये कहां तक चला। इसमें अभी हम लोग फ्रेश वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सी वाटर की बात कर रहे हैं। समुद्र तट के किनारे से लेकर वहाँ की जो वेजिटेशन है या फ्लोरा एंड फोना है उसके बारे में हमें देखना है, उसकी क्या क्या जो करेक्टर फीचर्स है उनके बारे में हम आज देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करें और उसके बाद हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर आएंगे, जिसके माध्यम से आपको समझने में आसानी रहेगी। समुद्र पारिस्थिति के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन के लिए बात करना है, परिचय हमारा देखेंगे। परिचय के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें यहाँ पर प्रस्तुत होती है उसके बारे में हमें देखना है। कुछ बेसिक चीजें तो हमने आपको बता ही दी है। अब आइए हमें हमारी एक पीपीटी की स्लाइड पर चलें। सबसे पहले आज का एजेंडा हमारा है मैराइन इन्वायरमेंट, समुद्री आवास, जिसको हैबिट भी बोल सकते हैं या समुद्र पारिस्थितिकी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैराइन हैबिट्स और रेफरेंसेस के बारे में हम देखेंगे। तो हमने एक छोटा सा यहाँ पर डायग्रामेटिक बहुत अच्छा पिक्चर है मैराइन इकोसिस्टम में, आप देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पर मैराइन, जैसे यहाँ पर सी जो कोस्टल एरिया है वो भी है, उसके बाद फ्रेश वाटर के लिए जो लैंड था वो भी यहाँ पर है और मैराइन वाटर भी है। कौन कौन से एनिमल कहाँ कहाँ रहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छी एक पिक्चर्स बता रही है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन कौन से, तो आप देख सकते हैं सी बर्ड्स, ठीक है, उसके बाद क्रैब्स हैं, फार्म लैंड एंड रन फॉर, उसके बाद रेड कॉड कौन कौन सी है, बाइवॉल्व मॉलस्कन्स हैं, कॉकटेल्स, सीवीड्स, बैक्टीरिया, स्क्वीड्स, फाइटोप्लैंक्टन, डॉल्फिन, जूप्लैंक्टन, सी स्टार, ब्रायोजोन्स, फिश, कॉमर्शियली फिशिंग एंड ब्रायोजोन टेक्टिड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं एक नॉर्मल है यहाँ पर सन। तो मैराइन इकोसिस्टम के अंतर्गत समुद्री इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम की बात करें तो इनका कहाँ किससे कैसा संबंध है आप देख सकते हैं। समुद्र नाम या ओशन से ही हम आता है खारा पानी या सलाइन वाटर, ठीक है ना, लवणता वाला, ठीक है ना, लवणीय जल जिसको हम बोल सकते हैं। तो हम उसके बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखें। मैराइन हैबिटेट, जीव समुद्र, जो समुद्री आवास से तात्पर्य है जीवों के रहने का स्थान समुद्र या महासागर से है। जो में रहते हैं उन्हें समुद्री मैराइन कहा जाता है। समुद्री जीव एवं वातावरण से उनके संबंधों का अध्ययन महासागरीय विज्ञान के अंतर्गत समुद्री निवास, ठीक है, मैराइन हैबिटेट पारिस्थिति में किया जाता है। समुद्री में रहने वाले जीवमंडल का अध्ययन करते समय यह रोचक तथ्य ज्ञात होता है कि संसार का सबसे बड़ा प्राकृतिक आवास समुद्र और महासागर है, ठीक है। पृथ्वी की सतह के 71% भाग पर समुद्री जल, और यह भी अनुमान लगाया गया है कि समुद्री आवास की औसतन गहराई 4000 मीटर है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन का उद्भव भी पूर्वकालिक महासागरों में ही हुआ है। जीवन के उद्भव और विकास की संभावना महासागर में प्रारंभ से ही हो रही है। फलस्वरूप सफलतम आवास की दृष्टि से भी समुद्री आवास अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, और यही कारण है कि विश्व की सर्वाधिक आश्चर्यपूर्ण सूक्ष्म एवं बड़े से बड़े विविध प्रकार के स्वरूपों का विस्तृत जंतुओं का निवास भी समुद्र में है। समुद्री आवास में समुद्री जल की स्थिरता एवं एक समान परिस्थितियों के कारण ही विभिन्न प्रकार के विविध जीवों ने अपने आश्रय स्थल बना रखे हैं। हम बात कर रहे हैं उस महासागर की जहां पृथ्वी की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। हम देख रहे हैं, हमें सी वाटर की बात की है, ये समुद्री पारिस्थिति के बारे में बात करें तो आज से 4.5 अरब खरब वर्ष मिलियन
करोड़ों वर्ष पूर्व जो हमने एक अनुमान लगाया है कि पृथ्वी पर जो जीव की उत्पत्ति है वो जल से हुई है। पृथ्वी आग का गोला थी और उस आग के गोले में विभिन्न प्रकार की गैसों का आगमन हुआ जिससे जल का निर्माण हुआ और सर्वप्रथम वो जल समुद्र के रूप में उत्पन्न हुआ। ठीक है, उन्हीं से हम बात करें, छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा जीव उस समुद्र में निवास करता है। हमारे संपूर्ण पृथ्वी पर 5 महासागरों का सम्मिलित रूप है। ठीक है, जिसको आप छोटी कक्षाओं में पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, तो हमने परिचय में जो देखा है, ठीक है, इंट्रोडक्शंस की बात की है, मैराइन हैबिटेट क्या है उसके बारे में हमने बात की है। 71% भाग हमारा सी वाटर है और इसके अलावा जो हमारे पास है वो सारा टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर है। आइए हम देखें आगे। नेक्स्ट हमें बात करनी है, ठीक है, कि यहाँ पर महासागरीय ओशियन जियोग्राफी की बात करें जिसके अंदर मैराइन इकोलॉजी सम्मिलित की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मेगा ऑर्गेनिजम्स की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें, आवास। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पर हम चलते हैं। हमारे पहला पॉइंट हमने इंट्रोडक्शन परिचय देखा जिसमें 70 to 71% जो हमारा क्या है, मैराइन वाटर है और इसकी जो गहराई है, डेप्थ बात है 4000 मीटर, है ना। नेक्स्ट हम बात करें, हमारा सेकेंड पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैराइन हैबिट। हैबिटेट समुद्रीय आवास के सामान्य लक्षण या प्रमुख लक्षण है जिसके अंतर्गत हमें कौन कौन सी चीजें यहाँ पर देखनी है। सबसे पहले हम उसका आयतन, वॉल्यूम, निरंतरता, कंटिन्यूटी, डेप्थ, गहराई, सैलिनिटी, लवणता, ऑस्मोसिस, परासरण, वाटर करंट, जल की धाराएं, ट्राइड, ज्वार, टेम्परेचर, प्रेशर, दाब, और लाइट, प्रकाश। हमने इतने सारे जो करेक्टर फीचर्स हैं जिसके लक्षण में हमने बात की है वॉल्यूम की, निरंतरता, कंटिन्यूटी, गहराई, लवणता, परासरण, जल की धाराएं, ज्वार, तापमान, दाब और प्रकाश। इन सारी चीज़ों को हमें देखना है। किसके अंतर्गत देखना है? तो करेक्टर फीचर्स, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ मैराइन हैबिटेट, समुद्री आवास के सामान्य लक्षण के अंतर्गत हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसको हम भौतिक कारक या फिजिकल फैक्टर्स के रूप में भी जानते हैं। इसको हम एबायोटिक फैक्टर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अजैविक कारक।
क्या करेगा, ये इस जो इन्वायरमेंट है उसके लिए कौन सी चीज़ कितनी होनी चाहिए उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं करेक्टर फीचर्स में वॉल्यूम्स को देखेंगे, उसकी निरंतरता का, डेप्थ, सैलिनिटी, ऑस्मोसिस, वाटर करंट, टाइड, टेम्परेचर, प्रेशर एंड लाइट, उसके बारे में आज हमें अध्ययन करना है। आइए हमारी पीपीटी की स्लाइड पर पहला पॉइंट जो हमारा है उसके बारे में देखें। उससे पहले यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन का परिचय हम फिर देखते हुए एक चित्र के माध्यम से फिर समझेंगे इस चित्र को कि प्रकाशित क्षेत्रों का निरूपण किस प्रकार से इसमें किया गया है। तो यहाँ पर बेंथिक जोन कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, कंटिन्यूटल शेल्फ है वो कहाँ तक है, इंटरटाइडल जोन कौन सा है, नीरेटिक जोन कौन सा है, ओशियन जोन कौन सा है, पैल्थिक जोन, पेल्जिक जोन, एफॉटिक जोन और एब्साइसल जोन कौन सा है। तो ये एक चित्र के माध्यम से हमने देखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो बात कर रहे थे, मैराइन हैबिटेट एग्जिबिट डिफरेंशिएशन इन द फॉलोइंग कैरेक्टर फीचर्स फ्रॉम अदर शेल्टर साइट और हैबिटेट। समुद्री आवास अन्य आश्रय स्थल या आवासों में निम्नलिखित लक्षणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम्स की, ठीक है। वॉल्यूम या आयतन के लिए बात करें, आयतन की दृष्टि से समुद्री आवास सबसे बड़ा है। लार्ज स्केल पर पृथ्वी का लगभग 71% स्थान को घेरे हुए आवास का क्षेत्र, जिसमें 36.2 करोड़ वर्ग मील में फैला हुआ है। तो बहुत लार्ज स्केल पर यह है, ठीक है। वॉल्यूम की दृष्टि से देखें, कंटिन्यूटी या निरंतरता को लिए देखें तो समुद्र आवास की निरंतरता भी इसका एक विशेष लक्षण माना जाता है। विश्व के सभी समुद्र आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं या जुड़े हुए हैं। इसमें एक समुद्र का जल की निरंतरता दूसरे समुद्र के जल में बनी हुई रहती है। कंटिन्यूटी। डेप्थ के लिए देखें तो डेप्थ की या गहराई की बात करें तो समुद्री आवास के गहरे होने का गुण की भी एक अपनी विशेषता है। महासागरीय औसतन गहराई 4000 मीटर मानी गई है, ठीक है। ये बेसिक जो आंकड़े हैं ये क्वेश्चंस में भी आपको एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सैलिनिटी, लवणता के लिए हम देखेंगे। तो हम बेसिकली हम यहाँ पर बात करें सॉल्ट वाटर और सी वाटर की। सॉल्ट वाटर में क्लोराइड 55%, सल्फाइड एंड सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और साल्ट कितना रहता है वो सबका एक आंकड़ा हमने यहाँ बता रखा है, जिससे कि हमारे पास इन सब से मिलकर क्या बनता है, सबसे बड़ा हमारा सी वाटर, जिसमें क्लोराइड की मात्रा 55% होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सोडियम है, उसके बाद हमारे पास सल्फेट है, ठीक है। सोडियम 30.6%, सल्फाइड हमारे पास 7.7%। उसके बाद कुछ मात्रा में हमारे पास जैसे मैग्नीशियम 3.7%, कैल्शियम 1.2%, पोटेशियम 1.1% एंड माइनर जो भी है 0.7%। और इससे हम ऊपर की तरफ जाएं तो साल्ट हमारे पास 3.5% या 35 ग्राम, जो कंटेंट वाटर के अंदर 96.5% के अंतर साल्ट का एक रेशो है। तो साल्ट जो सी साल्ट है वो बना के इससे तो क्लोराइड, सोडियम, सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट आदि से मिलकर बना है, ठीक है। इसी के साथ हम एक चित्र को फिर देखें, रिवर फ्रेश वाटर, इश्यूराइन, ब्रैकिश वाटर और ओशियंस। हम यहाँ पर मोस्टली सैलिटी है और लेस्ट सैलिटी, मतलब यहाँ साल्ट की मात्रा कम और साल्ट की मात्रा ज़्यादा, जिसको हमने फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर की तुलना की है, ठीक है। सैलिनिटी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। समुद्र के जल में पाए जाने वाले समस्त लवणों की सांद्रता को लवणता कहते हैं। ऑलमोस्ट अभी हमने एक छोटे से पिक्चर के थ्रू हमने समझ चुके हैं, यद्यपि महासागरीय जल खारा होता है किंतु उसमें नमक के अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के खनिज लवण घुले हुए होते हैं। नमक सहित इनकी सांद्रता 3 से 4% तक होती है। समुद्री जल में अभी तक 49 या 49 प्रकार के तत्व होने का पता लग चुका है। इसमें सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड के आयन उपस्थित होते हैं, जिनकी प्रतिशतता 80% आंकी गई है, ठीक है। फिक्स आंकड़ा नहीं है, आंकी गई है। सभी समुद्र में
लवणीय सांद्रता लगभग औसतन एक समान ही होती है। जल की उत्प्लावकता क्षमता एवं घनत्व का निर्धारण लवणों की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। इस दृष्टि से समुद्री जीवन हेतु लवणता महत्वपूर्ण मानी गई है। लवणता के कारण ही महासागरीय जल का पीएच का मान अधिक होना, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है और समुद्री जल में हाइड्रोक्सिल आयन की अधिकता होने से ही इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। पीएच मान का आकलन 8 या इससे अधिक आंका गया है। जैसे हम वाटर का देखें तो न्यूट्रल 7 रहता है पीएच, पर सलाइन वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम समुद्री पानी की बात कर रहे हैं, तो यह अल्किनिटी को दर्शाता है, क्षारीयता को दर्शाता है, जो कि 8 आंका गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है ऑस्मोसिस। ठीक है, समुद्री जल परासरण जिसको बोलते हैं में लवणता अधिक होती है, किंतु समुद्री जलीय जीवों के शरीर में पाए जाने वाले द्रव्य की सांद्रता कम होती है। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना यानी वातावरणीय जल अति परासरी है, किंतु जंतु शरीर में उपस्थित जल अल्प परासरी है। तो हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक में कन्वर्टेड होना, अतः प्राणी में जल बहिपरासरण एक्सो ऑस्मोसिस द्वारा बाहर जाने का प्रयास करता है। इस जल की कमी को दूर करने के लिए समुद्री जंतु जल पीते रहते हैं, जिससे प्राणी शरीर में लवणों की अधिकता हो जाती है, जिसे प्राणी अन्य तरीकों से बाहर निकालते रहते हैं। जिसके लिए अभी हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, जिसमें हमने सलाइन वाटर की जगह शुगर को इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं बड़े जो कंटेनेंट है ग्रीन कलर के, हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशंस। ठीक है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन हमारे पास है और वाटर कंटेंट है लो शुगर कॉन्सेंट्रेशन। तो हम यहाँ पर क्या करें, देखिए वाटर के कंटेंट किस तरह से एक सेमी परमीबल के मेम्ब्रेन के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। तो जस्ट लाइक हमारे यहाँ पर जो वाटर कंटेंट है, ठीक है, वो सैलाइन वाटर है, और जो एनिमल है वो हमारे यहाँ पर जो अभी हमने जो देखा वाटर में लवण की मात्रा, तो हम यहाँ शुगर का एग्जाम्पल हमने लिया है, पर वहाँ हम सॉल्ट का ले सकते हैं। तो लो शुगर कॉन्सेंट्रेशंस और हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशंस एक सेमी परमीबल के माध्यम से हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशंस लो वाटर कॉन्सेंट्रेशंस की ओर मूव किस प्रकार से, तो वाटर कंटेंट तो मूव कर गए, किंतु हमारे पास साल्ट या शुगर के जो हैं वो एक मेम्ब्रेन की बात रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस है। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो देखना है वाटर करंट के लिए बात करनी है। जल की धारा है वाटर करंट पृथ्वी पर किस प्रकार से उत्पन्न होती है। ठीक है, जल की धारा के लिए बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार के करंट देखे गए हैं, डेंसिटी करंट, टाइडल करंट एंड वाइंड करंट। ठीक है, जल की धाराओं के कारण जो हम बात कर रहे हैं, समुद्र में निरंतर परिसंचरण होता रहता है। ध्रुवों एवं विषुवत क्षेत्र के मध्य वायु ताप में भिन्नता के कारण तेज हवाएं चलती हैं, जो समुद्र में जल धाराओं को उत्पन्न करता है। जल धाराओं के कारण ध्रुवों से ठंडा सघन जल विषुवत क्षेत्र की ओर प्रवाहित होता है, और विषुवत क्षेत्र से पानी पूर्ण ध्रुवों की ओर प्रवाहित होता है, जो ठंडा एवं सघन हो जाता है। जल धाराओं के कारण खाद्य सामग्री का परिवहन हो जाता है एवं अवशिष्ट पदार्थों का पृथक हो जाता है। जल धाराओं के कारण प्लैंकटन का वितरण विश्वव्यापी हो जाता है। सतत जल प्रवाह के कारण समुद्र में उपस्थित तटीय बाधक टूट जाते हैं। ये धाराएं 3 प्रकार की, जिसको अभी हमने बता चुके हैं घनत्व के आधार पर, तो डेंसिटी करंट, ज्वारीय आधार पर टाइडल करंट और वायु के आधार पर वाइंड करंट। घनत्व धाराएं समुद्र जल के उष्मायन प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। ज्वारीय धाराएं सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वीय आकर्षण के कारण उत्पन्न होती है, और वायु धाराएं तीव्र वायु के जल की सतह के ऊपर प्रभावित होने वाले के कारण होती है। ये धाराएं केवल जल सतह को ही प्रभावित करती है। ठीक है ना, तो डेंसिटी के लिए हम बात करें तो टेम्परेचर पर मेंटेन करता है। साथ ही हम यहाँ देखें कि चक्रण प्रदेशित जो है जलधारा मुख्यतः 2 प्रकार से यहाँ पर पता है, विषुवतीय रेखा और तटीय रेखा धाराओं के नाम से जाना जाता है। विषुवतीय रेखा जलधाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, जबकि तटीय उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। धाराएं चलने के लिए 3 प्रमुख कारण क्रमशः हवाएं, तापक्रम एवं गुरुत्वाकर्षण को माना है, जिसको हमने तीनों को नाम यहाँ अच्छी तरह से आपको समझा दिया गया है कि जो हवाएं तापक्रम से उसे डेंसिटी करंट कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण हो तो उसे टाइडल कहते हैं, और साथ ही हवाएं जो चलती हैं, ठीक है, तो उसे हम वाइंड करंट। जलधारा हवाओं से चलती है, ठीक है, ये जो हमें अभी बता रखा है। ठीक है,
तो इसको हम इस पूरा ओशियन जो आपका अर्थ है, वाटर करंट, कॉल करंट किस प्रकार से जो जा रही है, गर्म हवाएं और सर्द जो धारा है, ठीक है ना, तो किस प्रकार से हमारे 5 ओशियंस में ये किस तरह से जाती है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो देखना है टाइडल ज्वार। ज्वार क्या होता है, छोटी क्लास में हम पढ़ के रहा है, ज्वार और भाटा, ठीक है। समुद्र में नियमित जल स्तर के बढ़ने एवं घटने की क्रिया क्या कहलाती है, ज्वार कहलाती है। यह जो होता है सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण के फलस्वरूप ऐसा होता है, और इसमें चंद्रकलाएं और सूर्य कलाएं जो होती हैं, जैसे पूर्णिमा और अमावस्या के बीच, ठीक है, समुद्री तटीय क्षेत्रों को यह क्रिया सर्वाधिक प्रभावित करती है। इसके 4 प्रकार क्रमशः फ्लड टाइड्स, एब टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स एवं निप टाइड्स हैं। फ्लड टाइड समुद्री जल स्तर चढ़ कर तटीय क्षेत्रों को ढक लेता है। एब टाइड्स में जल स्तर उतर जाता है, ठीक है। स्प्रिंग टाइड्स में पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन विशेषकर जल स्तर उच्चतम व निम्नतम हो जाता है। और निप टाइड्स में जार प्रत्येक माह के 2 बार में हम्यूस को प्रदर्शित करता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें आप एक सुंदर से चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। हाई टाइड लाइन्स कौन सी होती है, और वाटर टेबल आउटसाइड, मतलब ज्वार कैसे आया है, आ रहा है, और जो भाटा है वो कैसे, मतलब पानी पहले नॉर्मल लेवल पर आप देख सकते हैं, है ना, इस लेवल तक वाटर नहीं है, मतलब ये कौन सा है, हमारा तटीय क्षेत्र है। और जब ज्वार भाटा आता है तो ये पानी ऊपर ऊपर तक चला आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइट की। प्रकाश एक महत्वपूर्ण कारण है जो समुद्री जीवों के प्रकाश एवं वितरण को प्रभावित करता है। प्रकाश की जल में भेदन क्षमता के आधार पर, ठीक है, समुद्र 3 क्षेत्र स्पष्ट हो जाते हैं। जल सतह से 80 मीटर तक सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से पहुंच सकता है, अतः यह क्षेत्र सुप्रकाशित क्षेत्र U40 क्षेत्र कहलाया जाता है। इसमें से उत्पादकताओं की बहुलता पाई जाती है, ठीक है। समुद्री सतह से 80 मीटर से 200 मीटर की गहराई तक विकसित रूपांतरित प्रकाश उपलब्ध होने से इस क्षेत्र को दुष्प्रकाशित या डाइफोटिक जोन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और तीसरा हम देखते हैं कि उसमें उत्पादकता जो प्रोडक्टिविटी जो होती है अत्यंत कम मात्रा में होती है। और लास्ट आता है दुष्प्रकाशित क्षेत्र के नीचे, यानी जल सतह के 200 मीटर से नीचे तक की गहराई वाला जो प्रकाश है वो अनुपस्थित होता है, और इसे हम एफोटिक जोन नाम से जाना जाता है। उत्पादक इस क्षेत्र में नहीं मिलते, ठीक है। जो प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पर हमें नहीं मिलती है, ठीक है। लाइट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए आप, लाइट के लिए हमने यहाँ पर एक नॉर्मल बता रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेल्सियस पर। लाइट कहाँ से कहाँ तक, मतलब जो प्रकाश एक माध्यम से जब जाता है तो प्रकाश की सीधी किरणें नहीं गिर पाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, नॉर्मल बात कर रहे हैं हम लाइट की, यूफोटिक जोन की बात करेंगे हम। फोटिक का मतलब होता है प्रकाश, ठीक है, सुप्रकाशित क्षेत्र जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम डाइफोटिक, डिस्फोटिक या डाइफोटिक्स भी बोल सकते हैं, दुष्प्रकाशित, और एफोटिक अप्रकाशित। हमारा जो चल रहा है लाइट के बारे में हमें देखना है। टाइड्स देख लीजिए, हमने यहाँ अलग अलग जोन डाल दिए। जब सूर्य का प्रकाश एक लेवल तक जाता है यहाँ तक, मतलब इसकी जो डेप्थ हमने मानी है वो 80 मीटर,
80 मीटर, 1 टू लेकर 80। अब 80 से हमारा कितना होगा 200 तक। यहाँ पर थोड़ा सा और प्रकाश कम होता जाता है और यहाँ जरा भी नहीं, इसकी गहराई है 200 से लेकर अबाव, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, तो हम यहाँ पर इसका जो देखते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ प्रकाश है और प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं यूफोटिक जोन। जहाँ प्रोडक्टिविटी जो है, तो इसको हमने ये नाम दे दिया यूफोटिक जोन। जहाँ प्रोडक्टिविटी कम है, लेस देन, ठीक है, तो उसको हमने बोल दिया डिसफोटिक जोन। और जहाँ लाइट जाती ही नहीं है, तो उसको हमने नाम दे दिया एफोटिक जोन। यहाँ प्रोडक्टिविटी कम, यहाँ पर सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या है, प्रकाश आ रहा है जिससे एनिमल वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, यहाँ कम, और यहाँ उस एडेप्टेशंस के अनुकूल होने वाले ही एनिमल डेप्थ या गहराई या बेंथिक रीजन में ही सर्वाइव कर, क्योंकि लाइट यहाँ पर एब्सेंट रहती है। और उन एनिमल में कुछ विशेष प्रकार के एडेप्टेशंस होते हैं जो उस इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर सकते हैं। आगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने लाइट के बारे में हमने जो देखा वो इस प्रकार से अलग अलग जोनेशंस में इन्हें डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेचर और प्रेशर्स की, ठीक है। टेम्परेचर, तापमान की दृष्टि से यह भी आवास अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्रुवीय समुद्र में जहाँ तापक्रम 2 डिग्री से तक नीचे होता है, वहाँ भूमध्य सागरीय आश्रयों में 32 डिग्री से तक मिलता है। उच्चावचन के प्रेक्षण एवं तापक्रम अधिक निरंतर प्रदर्शित नहीं करता, जबकि स्वच्छ जलीय आवास में यह उच्चावचन अत्यधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है प्रेशर। समुद्र में जो जो गहराई बढ़ती है, त्यों त्यों दाब बढ़ता जाता है। जैसे आप अंदर जाते हैं वैसा आपका प्रेशर बढ़ता जाता है। सागर सतह पर प्रति वर्ग इंच 15 पाउंड का दाब ज्ञात किया गया है। इस भी आंका गया है प्रत्येक 1000 फैदम की गहराई पर जब दाब 1 टन प्रति वर्ग इंच बढ़ा जाता है, तो इस दाब के कारण जीवों की व्यक्तित्व एवं सामुदायिक जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है तथा ये विशिष्ट अनुकूलन को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जितनी गहराई या जितने वजनी जंतु हैं, जितनी फैदम पर जाएंगे, उनके एडेप्टिव एडिशंस या अनुकूलन जो है वहाँ के अनुसार, प्रकृति के अनुसार बदलते रहेंगे, ठीक है। हमने टेम्परेचर के लिए बात की थी, तो सरफेस लेयर, थर्मोलाइन और डेप्थ वाटर की अलग अलग होती है। वाटर डेप्थ कितने मीटर, 0 से लेकर 1200 तक। और यहाँ पर हम टेम्परेचर देखें तो 0 टू लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक किस प्रकार से रहता है। तो डेप्थ में हम देखें, देखो 0 से 5 जो है डीप वाटर में टेम्परेचर, और यहाँ पर सरफेस लेयर पर टेम्परेचर अधिक है, ठीक है। जबकि सेंट्रल लेयर्स में हम देखें तो हम बात कर सकते हैं एफोटिक जोन की, ठीक है। उसके बाद डायस्फोटिक और यूफोटिक, ये तीनों जोन को हम देखते हैं, तो तीनों पर टेम्परेचर का अलग अलग असर पड़ता है, ठीक है। तो अभी तक आज का जो हमने टॉपिक हमने जो पढ़ा है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैराइन हैबिटेट की, समुद्री आवास के लक्षण के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। इन लक्षणों के माध्यम से हमने कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर देखी है, तो हमने विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें थी हमने यहाँ पर देखी है, ठीक है ना। तो हमें शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है, या बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी थी जो हमारे नेट एग्ज़ाम के लिए या नीट एग्ज़ाम के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। जब मैराइन हैबिटेट से पूछा गया क्वेश्चन होता है तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और ये किन किन जंतुओं में देखा गया है, तो ये जंतु 3 वर्ग क्रमशः मीरियापोडा, ऑयनिकोफ्लोरा व एम्फीबिया को छोड़कर सामान्य अन्य सभी वर्गों के जंतु समुद्र में निवास करते हैं, जिसमें से टीनोफोरा के एनिमल्स, फोरोनिडा, किथोगेंता, ब्रैक्योपाडा, सिफोलोपोडा, इकाइनोडर्म्स एंड पोटेकोडेट्स के जो जंतु हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। प्राणी
पारिस्थितिकी एवं जैव सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं यूनिट सेकेंड, जिसमें मेराइन इन्वायरमेंट में हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स जो मुख्य लक्षण थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट हम बात करेंगे जोनेशंस पर। ठीक है, जोनेशन का शाब्दिक अर्थ स्थिरीकरण से है। ठीक है, किस स्तर और किस लेवल तक का हमें मेराइन इन्वायरमेंट के अंतर्गत पढ़ना है। आज का जो हमारा मेन एजेंडा है वो है जोनेशन इन मेराइन इन्वायरमेंट, समुद्री वातावरण में क्षेत्रीयकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें आज का हमारा एजेंडा शुरू करने से पहले जोनेशन इन मेराइन एनवायरनमेंट। ठीक है, समुद्री वातावरण में क्षेत्रीयकरण, समुद्रीय वातावरण में क्षेत्रीकरण। बेसिकली हम सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन परिचय से स्टार्ट करेंगे। परिचय में हमें बताना है कि जोनेशन। ठीक है, जैसे कि बेसिकली हम बात करें, ये लैंड है हमारा जो एक लेवल तक जाता है और उसके बाद हमारे पास यहाँ से ओशियन या समुंदर शुरू होता है। तो कहाँ से कहाँ तक? ठीक है, ये तट है हमारे समुद्री तट। तो ये वाला लेवल और ये लेवल क्या है, तो इसमें अलग अलग जोन बना रखे हैं। कहाँ से कहाँ तक का उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे। तो इस प्रकार के जो अलग अलग स्तरीकरण है या हम देख रहे हैं क्षेत्रीयकरण के लिए, तो उसमें हमें देखना है क्षेत्रता को बताते हुए उसमें हमें क्या जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, तो मैराइन इन्वायरमेंट या मैराइन हैबिट में हमें जोनेशंस को देखना है। सबसे पहले हमारा परिचय पर आते हैं। ठीक है ना, उत्पादकता समुद्री वातावरण में क्षेत्रीयकरण। जोनेशन इन मैराइन इन्वायरमेंट में समुद्री वातावरण यद्यपि विशाल एवं एकसार होता है, किंतु इसके अनेक क्षेत्र स्पष्ट होते हैं। समेकित रूप से दो मुख्य भाग हैं, एक है वेलो ओपर्ती जिसको पेल्जिक और दूसरा है नीतल स्थल जिसे बैंथिक क्षेत्र में चिह्नित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं समुद्र पारिस्थितिक विविध है और अन्य पारिस्थितिक से अलग है। समुद्री पर्यावरण को कुछ अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है और इन्हें समुद्री पर्यावरण के क्षेत्र में कहा जाता है। ये क्षेत्र कई कारक जैसे ज्वार की सीमा, व्यक्तिगत प्रजातियां की सीमा या दोनों के संयोजन से निर्धारित होती है। ज्वार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो टर्बिडिटी को प्रभावित करते हैं। विभिन्न जीवों की संख्या और बहुतायत क्षेत्र में भिन्न होती है। जैसे महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्र में जलीय जीवों की जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे अधिक होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा जो रीजन है उसके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जोनेशन समुद्री में क्षेत्रीकरण कैसे होता है। द मैन इन्वायरमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू जोन्स। पहला है पेल्जिक जोन्स और दूसरा है बैंथिक जोन्स। पेल्जिक जोन्स क्या होता है, यह वेला पर्वतीय क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत समुद्र का संपूर्ण जल राशि जो दिखाई देती है को अध्ययन किया जाता है। क्षैतिज रेखा पर देखने पर यह क्षेत्र पुनः दो भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, पहला है नीरे टॉचली और दूसरा है ओशियन। ठीक है, जिसको हम चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला हमें कौन सा देखना है, हमारा जो जोनेशन का क्षेत्र है। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पेल्जिक की, जिसको हम हिंदी में वेला पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं।
और यह किस रूप में मिलती है? दो रूपों में यहाँ पर विभाजित है। पहली है नैरेटिक और दूसरी है महासागरीय। ओशियन। नेक्स्ट हम देखेंगे बेंथिक। ठीक है, जिसको नीतल स्थल क्षेत्र, जिसमें वेलांचली और डीप सी गहरा समुद्रीय, लिथोरल। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं, इन्हें जोनेशंस में डिवाइडेड करें हम। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है पेल्जिक। पेल्जिक में यह दो प्रकार से, नैरेटिक और दूसरा ओशियनिक। महासागरीय और नैरेटेंचली। ठीक है, तो पेल्जिक जोन्स में हम सबसे पहले देखें, इसको हम हिंदी में वेला पर्वतीय बोलते हैं, और यह क्षैतिज रूप में, जैसे हम पेल्विक जोन का जो बात किया हमने यहाँ पर, तो यह कैसे रूप में जाती है? क्षैतिज, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जोन निरंटनचली नैरेटिक जोन्स, और उसके बाद यह ओशियन जोन जो महासागरीय जोन में डिवाइडेड हो जाता है। नेक्स्ट हमें बात करना है, ऊपर से नीचे की ओर बात करते हैं, तो वो वाला हमारा होता है बेंथिक जोन। बेंथिक जोन को नीतल स्थल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब इसमें भी जोन्स इस प्रकार से, यहाँ तक जो जोन है वो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जोन है वो, तो ये जहाँ लाइट की प्रेजेंस है, तो ये तो हो गया हमारा डीप सी, गहरे समुद्र, ठीक है, और ये लिथोरल, इसको वेलांचली बोलते हैं। तो यहाँ पर दो जोन्स की हम बात कर रहे थे, पहला पेल्जिक जिसको वेला पर्वतीय क्षेत्र के नाम से, दूसरा हमारा बेंथिक जोन जिसको नीतल स्थल के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये ऊपर से नीचे, ठीक है, और यह क्षैतिज चलता है, जिसमें नैरेटिक और ओशियन चलता है, और यह गहराई के रूप में चलता है, जिसको एक लिमिट सीमा जहाँ तक एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं उसे लिथोरल वेलांचली, और जहाँ पर लाइट का प्रकाश नहीं हो सकता उसे हम बोलते हैं डीप सी या गहरे समुद्र की बात करते हैं। तो इन जोनेशंस को हम यहाँ पर बात की है, जिसको हम एक चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आइए, बेंथिक जोन में बात की है, यह क्षेत्र तट से प्रारंभ होकर समुद्र तल तक चला जाता है। ठीक है, यह पुनः दो भागों में विभाजित है, लिथोरल एवं गहरे समुद्रीय। गहरे समुद्रीय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कि समुद्री आवास के सभी क्षेत्रों को समझने के लिए निम्नानुसार वर्गीकृत निरूपण से जानना अतिरिक्त उपयुक्त है। ठीक है, हम इसमें यहाँ पर एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ
जैसे इस क्षेत्र को, जैसे ये हमारा यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये नैरेटिक है। इसमें हम देखते हैं नैरेटिक जो शेयर है ये पेल्विक के 2 पार्ट हैं। आप देख सकते हैं जहाँ अंडरलाइन ऊपर की तरफ की एक और दूसरा आपको ये ओशियनिक, ये क्षैतिज रूप में दोनों हैं, पेल्विक के पार्ट है। नैरेटिक जोन्स कहाँ से कहाँ तक, सब लिथोरल जो आपको बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फोटिक, मतलब जहाँ लाइट प्रेजेंस है वहाँ तक। अब आता है बेंथिक रीजन की। बेंथिक भी 2 प्रकार से, एक तो होता है लिथोरल, ठीक है, मतलब सब लिथोरल कहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है, और इसके अलावा जो डीप सी है, मतलब एकदम गहराई वाला पार्ट है, यहाँ से ये पूरा आप देख सकते हैं ये डीप सी है, ठीक है ना, जहाँ एफोटिक हम बोल सकते हैं, जहाँ लाइट नहीं जा सकती, वो सारा क्या है हमारे पास डीप सी वाला पार्ट है। तो लिथोरल के लिए ऊपर से नीचे, ठीक है, ये वाला पार्ट बता रहा है, और डीप सी के लिए ये सारे, है ना। और इसको अच्छे से समझने के लिए हमने आगे से डिवाइडेड किया है। सबसे पहले हम इस क्षेत्रीकरण को समझने के लिए सबसे पहले हम समुद्री आवास, मैराइन हैबिटेट को देखेंगे, जिसे 2 भागों में यहाँ प्रस्तावित किया गया है। पहला वेला पर्वतीय, जिसको पेल्जिक कहते हैं, इसके 2 भाग हैं, नेरिटेंचली जिसे नैरेटिक, और ओशियन से महासागरीय। महासागरीय को 3 भागों में बांटा है, बेथाइल, वीतलीय और हाइडल, ठीक है। यहाँ 3 क्षेत्रों में हमने बांट रखा है, ठीक है। बेथाइल जो आपका है, बेथाइल वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है, और हाइडल। उसके बाद आता है हमारे पास बेंथिक। बेंथिक को हम 2 भागों में, वही वेलांचली, लिथोरल और डीप सी की बात करते हैं। पहला डीप सी में हम देखें, उसमें भी बेथाइल, वीतलीय, एप्साइल और हाइडल, ठीक है। ये क्षेत्र 1200 से 1600 गहराई जो इनकी है वहाँ तक बता रखा है। जबकि हम वेलांचली लिथोरल क्षेत्र को देखें तो यू लिथोरल और सब लिथोरल, ठीक है, सुवेलांचली और उपवेलांचली जो क्षेत्र हैं उसमें यू वेलांचली में हम देखें, यू लिथोरल में तो स्प्रेइंग, लिटोराइन, बेलेनॉइड और सब टाइडल क्षेत्र यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग रूप में आज हमें जोनेशंस को ही देखना था, जिसके आधार पर हमने यह जाना कि जोनेशंस में जो 2 मेन हैं, पेल्विक और बेंथिक, उसके 2 पार्ट हैं, नैरेटिक, ओशियंस, लिथोरल और डीप सी। उसमें कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। जैसे हम बात करें कि नेरांटली जो क्षेत्र है, ठीक है, पेल्विक का फर्स्ट हम देखते हैं तो समुद्री तटीय क्षेत्र में जो पानी में डूबा हुआ होता है तथा जल के सतत संपर्क में रहता है, नेरांटली क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र के प्रारंभ में समुद्र तल शेने शेने थोड़ा ढलान प्रदर्शित करता है और थोड़े ढलान वाले क्षेत्र को महाद्वीपीय शेल्फ निर्मित करते हैं। यह जल नेरांटाचली क्षेत्र बनाता है। महाद्वीपीय शेल्फ जल में गहराई तक जाने पर एकदम सीधा ढलान बनाती है, जो महाद्वीपीय ढलान के नाम से जानी जाती है। नेरांटाली क्षेत्र स्थलीय वातावरणीय कारकों से अधिक प्रभावित होता है। समुद्र किनारों से 240 मीटर की चौड़ाई के साथ 200 मीटर की गहराई के तक के क्षेत्र नेरांटली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में 3 प्रकार के क्षेत्र या उप क्षेत्रों में विभाजित किया है, ज्वारोपरी उपक्षेत्र, अंतराज्वारीय उपक्षेत्र और उपज्वारीय क्षेत्र। उसी प्रकार हम बात करें महासागरीय विभाजन की, तो महासागर में हम देखें कि शेल्फ के आगे खुले समुद्र में यह क्षेत्र महासागरीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। गहराई और सूर्य की किरण वेदन क्षमता के आधार पर अनुदैर्घ्य स्तर के अंतर्गत 3 उपभागों में विभाजित किया गया है, सुप्रकाशित, दुष्प्रकाशित और अप्रकाशित, यूफोटिक, डायफोटिक या डिस्फोटिक और एफोटिक, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में इसे डिवाइडेड किया गया है। अंधकार के आधिक्य के अनुसार इसे एफोटिक क्षेत्र को पूर्ण 2 भागों में हमने बांटा है। उसके बेथाइल जोन, ठीक है, 200 मीटर से 2000 मीटर तक की गहराई का क्षेत्र, और एप्साइल 2000 से लेकर 7500 मीटर तक की गहराई का क्षेत्र हमने जो है वो क्या बनाया, एप्साइल। और हाइडल का यहाँ पर विशेष महत्व है, ठीक है ना। इसी साथ हम बात करें डीप सी की और सब लिथोरल,
ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने जो देखे हैं कौन कौन से, उसके बारे में देखना है, ठीक है ना। तो उसी तरह हम यहाँ पर आगे हम देखेंगे लिटोरल और सब लिटोरल, ठीक है ना। तो बेंथिक फोना की बात करें तो लिथोरल जोन और डीप सी में देखें तो लिथोरल समुद्र तल वाला यह प्राकृतिक क्षेत्र 200 मीटर की गहराई तक तथा तट से 250 मीटर की चौड़ाई तक माना जाता है। इसे पूर्ण 2 भागों में विभाजित किया गया है, सुवेलांचली यू लिथोरल और सब लिथोरल। यू वेलांचली क्षेत्र तट से जुड़ा वह क्षेत्र है जो अंतर्ज्वारीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और जबकि हम बात करें उप वेलांचली सब लिटोरल, यह आवास स्थल भाटा से 200 मीटर की गहराई तक का क्षेत्र होता है जहां भोजन, ऑक्सीजन, तापमान आदि उपयुक्त होने की से प्राणी जात में बहुलता होती है, ठीक है। तो ये दोनों हमने यहाँ पर बात की थी। और गहरे समुद्र में फिर हम यहाँ पर 3 क्षेत्र हैं, अगाध सागरीय बेथैल क्षेत्र, वीतलीय ये एप्साइल क्षेत्र और खाइया हाइडेल क्षेत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने क्या देखा, तो आज हमने यहाँ पर जो देखा है वो देखा है जोनेशंस को देखा है, ठीक है। अधिक हम जानकारी के लिए इस नंबर पर सबसे पहले हम हमारा जो हमारा रेफरेंसेस है किन किन पुस्तकों से लेकर इसे बनाया गया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए एनिमल इकोलॉजी रेफरेंसेस में देखते हैं तो एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, जिसमें पारीक, भट्टमेवाड़ा एवं रावत जी हैं, जो कि अलका पब्लिकेशन से लिया गया है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जिसमें डॉक्टर अरविंद भाटिया है एवं डॉक्टर कुलवंत सिंह कौली, जो कि आरबीडी पब्लिकेशन से लिया गया है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की बात करें यहाँ पर हम पीडी शर्मा रस्तोगी पब्लिकेशन से लिया गया है। और कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी की बात करें तो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी जो है हमारा वो एन अरुमुंगम इसके लेखक है और सारस पब्लिकेशन से लिया गया है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 7424843007 और यह हमारा ईमेल एड्रेस है BIHScollege20@gmail.com।